जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिसीमा और आज से हम अपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हम मुख्तलिफ बीमारियों का जिक्र पढ़ेंगे। मैं ये चाहता हूं कि इन बीमारियों को पढ़ने से पहले आप लोग मेरे साथ एक पैटर्न को फॉलो करें। मेरा बेटा, हम जो भी डिसऑर्डर पढ़ेंगे उसमें हम तीन चीजें तो लाजमन पढ़ा ही करेंगे। सबसे पहली चीज ये होगी कि इस बीमारी की कॉज क्या है। The second thing will be कि इस बीमारी की सिम्टम्स या अलामात क्या हैं, एंड द थर्ड थिंग विल बी कि इस बीमारी का इलाज, क्योर या इससे बचा कैसे जा सकता है। तो जितने भी डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे उनमें ये तीन चीजें तो शामिल होंगी। इन तीन चीजों के अलावा एक आधा कॉन्सेप्ट या एक आधा पॉइंट हमें इनिशियली मजीद भी पढ़ना पड़ सकता है। तो आपने जो भी डिसऑर्डर पढ़ना है या अंडरस्टैंड करना है उसको इसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ करना है कि मुझे इन तीन चीजों को लाजमी तौर पे अंडरस्टैंड करना है और लेके चलना है। तो आज के लेक्चर में हम पहले ब्रोंकाइटिस को पढ़ेंगे और उसके बाद विल टॉक अबाउट एम्फिसीमा एज वेल। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ब्रोंकाइटिस की। देखिए मेरा बेटा, ये जो बीमारी है ब्रोंकाइटिस की, इसका ये जो वर्ड है ब्रोंकाइटिस, ये आया है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल से। आपने ये दोनों टर्म्स पढ़ी हुई हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। ये बेसिकली ट्यूब्स होती हैं लंग्स के अंदर, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। तो एक्चुअली ये जो बीमारी है जिसको हम मेरा बेटा ब्रोंकाइटिस का नाम दे रहे हैं, दिस इज इन्फ्लेमेशन। ये एक तरह की इन्फ्लेमेशन है इन ब्रोंकाइटिस और ब्रोंक्यूल्स। इस बीमारी में देखिए होता ये है कि आपकी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में सोजिश हो जाती है। सोजिश का मतलब ये है कि आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स थोड़ा सा सूज जाते हैं, थोड़े से मोटे हो जाते हैं, उनका जो साइज है वो बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से, इस इन्फ्लेमेशन की वजह से होता ये है कि म्यूकस रिलीज होती है उन ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर। देयर इज एक्सेसिव रिलीज ऑफ म्यूकस। डेफिनेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो रिस्पॉन्ड करता है और उसके रिस्पॉन्स की वजह से म्यूकस रिलीज होती है। अब जब ये म्यूकस रिलीज होती है तो जो ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाइज हैं वो ओवरऑल स्वेल कर जाती हैं। एक्सेसिव रिलीज हुई जी म्यूकस की, उसकी वजह से स्वेल कर गई, स्वेलिंग हो गई। ट्यूब्यूल्स की, और जब स्वेल कर जाती हैं ट्यूब्स तो फिर वो नैरो हो जाती हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय नैरोइंग ऑफ द ट्यूब्स? लेट मी शो यू पीपल एज वेल। भाई मिसाल के तौर पे ये देखिए, आपके पास एक ट्यूब है लाइक दिस। नाउ दिस इज अ ट्यूब फॉर एग्जांपल दैट वी हैव। ठीक है जी, ये एक नॉर्मल ब्रोंक्यूल है या ब्रोंकाई है। अब इसके इन कंपैरिजन टू दैट हम एक और ट्यूब्यूल देखते हैं जो कि हमारे पास ये है, और इसमें क्या हुआ है कि इसका जो विड्थ है वो बढ़ गई है। विड्थ के बढ़ने की वजह से ये स्वेल हो गई है। तो अगर आप इन दोनों में फर्क देखेंगे तो आपको नजर आएगा बेटा कि ये जो ट्यूब स्वेल कर गई है, जिसको हमने स्वेल्ड शो करवाया है, ये नैरो हो गई है। इसकी जो विड्थ है, इसकी जो ओपनिंग का साइज है वो कम हो गया। तो यही कुछ होता है ब्रोंकाइटिस बीमारी के दरमियान। आपकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं। ब्रोंक्यूल्स के नैरो होने का नुकसान ये होता है बेटा कि फिर स्मूथली उनमें से एयर गुजर नहीं सकती, ऑक्सीजन गुजर नहीं सकती। ठीक है, तो इस बीमारी को हम कहते हैं जी ब्रोंकाइटिस हो गई है। अब आ जाइए पहली चीज पे कि ब्रोंकाइटिस की कॉज क्या है। भाई काफी सारी कॉजेज हैं ब्रोंकाइटिस की। अगर हम सबसे मेन कॉज की बात करें तो इसमें हमारे पास वायरसेस हैं। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकती है। देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जिनकी वजह से, जिनके अटैक की वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकती है। एंड स्पेशली टोबैको स्मोकिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से, जो कि ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकती है। अब हमने कॉजेज भी कर ली, तो कॉजेज के बाद आगे चलते हैं बेटा
और हम बात करते हैं जी सिम्टम्स की, कि क्या क्या अलामात हैं जो ब्रोंकाइटिस के मरीज में होती हैं, या जिनको देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस पेशेंट हैज ब्रोंकाइटिस। तो जो सबसे पहली अलामत है मेरा बेटा, वो है जी कि जो ब्रोंकाइटिस का मरीज होगा उसको हीजिंग होगी। नाउ हीजिंग सबसे पहले तो समझ लीजिए, देखिए बाज औकात जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के साथ हमें एक सीटी की सी आवाज आती है। जब हमारे सीने पे दबाव होता है तो उसको हीजिंग बोलते हैं। हीजिंग के बाद फीवर का हो जाना, चिल ठंड लगना, ये कुछ अलामात हैं जो कि ब्रोंकाइटिस के मरीज में होती हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाना, यानी सांस जो है उसकी तंगी फील होना, सांस लेने में मुश्किल होना, ये सारी अलामात हैं जी हमारे पास ब्रोंकाइटिस की। अगर हम ब्रोंकाइटिस के इलाज की बात करें मेरा बेटा, तो यूजुअली इलाज के हवाले से हम ब्रोंकाइटिस को दो कैटेगरीज में, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। अब ये हम इलाज के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं, क्योर के कॉन्टेक्स्ट से। एक टाइप है जी हमारे पास ब्रोंकाइटिस की जिसको हम कहते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस, और दूसरी टाइप है ब्रोंकाइटिस की जिसको हम कहते हैं मेरा बच्चा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब ये जो दोनों ब्रोंकाइटिस के टाइप्स हैं, आप ऐसे समझिए कि ये एक बीमारी की दो वेरिएशन है, दो वेरिएंट्स है। एक वेरिएशन है जो बहुत मामूली सी बीमारी है, और एक बीमारी वो है जो थोड़ा सा आपको ज्यादा तंग करती है। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, ये ब्रोंकाइटिस की ऐसी बीमारी है दैट लास्ट्स फॉर ओनली 2 वीक्स। ये बीमारी होगी आपको 2-1 हफ्ते, और फिर खुद ब खुद ही वो इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इस बीमारी में देयर विल बी नो परमानेंट डैमेज, कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होगा लंग्स टिश्यू को। आपका जो लंग्स टिश्यू है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, आपकी बचत हो सकती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो ये थोड़ा सा लंबा इसका पीरियड होता है। तकरीबन आप ऐसे समझिए कि 3 महीने से लेके 3 महीने से लेके बेटा कोई तकरीबन 2 साल तक जो बंदा है, पेशेंट है, उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को भुगतना पड़ सकता है। और डेफिनेटली इसके जो परमानेंट डैमेज है टिश्यू को, वो भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के बाद हमारा अगला डिसऑर्डर है बेटा एम्फीसीमा। आइए जरा उसकी भी बात करते हैं कि एम्फीसीमा में एक्चुअली क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें इस डिसऑर्डर को डिफाइन करने की जरूरत है, जैसे कि हमने ब्रोंकाइटिस के केस में किया था। भाई हम ये कहते हैं कि एम्फीसीमा जो है, दिस इज बेसिकली द ब्रेकडाउन ऑफ एल्वियोलाई। आपको याद होगा हमने लंग्स जब एयर पैसेज में पढ़ा था, तो वहां हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि जो लंग्स होते हैं उनके एंड पे पाउच नुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको एल्वोलाई कहते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें एल्वोलाई की ब्रेकडाउन हो जाती है, एल्वोलाई की दीवारें टूट जाती हैं। एक्चुअली होता ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या केमिकल्स हैं वो एल्वोलाई पर अटैक करते हैं, और एल्वोलाई के जो छोटे छोटे पाउच हैं वो ब्रेकडाउन होके लार्ज सैक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले छोटे छोटे पाउचेस होते हैं जो वो लार्ज सैक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ये एक ब्रोंक्यूल है और उसके अराउंड ये 2-3 एल्वोलाई हैं, और इनकी डेफिनेटली आपस में सेपरेशन भी है, तो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ एम्फीसीमा मेरा बच्चा, कि ये जो दीवारें हैं एल्वोलाई की ये टूट जाएंगी, और ये जो छोटे छोटे एल्वोलाई हैं दे विल be converted into the large alveoli. Now this is what will happen. Definitely यहाँ पर भी alveoli होगा, तो यहाँ पर भी होगा ऐसे करके, और उसके अंदर भी यूं दीवारें होंगी, और इधर भी होगा, और उसके अंदर भी ऐसे करके कुछ वॉल्स होंगी। So what happens is कि ये जो alveoli की दीवारें हैं मेरा बेटा, ये ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और alveoli जो हैं उनका साइज बढ़ जाता है।
यानी जब दरमियान की दीवारें टूट जाएंगी तो डेफिनेटली फिर बड़े एल्वोलाई जनरेट हो जाएंगे। अब आप सोच रहे हो सर इसका फायदा ये है ना बड़े हो गए, नहीं इसका फायदा नहीं है। जब एल्वोलाई की ब्रेकडाउन होती है तो भाई उससे जो सैक्स बनते हैं वो बड़े बड़े बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लार्जर सैक्स हैपन, ठीक है। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान होता है और वो ये है कि देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया है ना एल्वोलाई का ओवरऑल कम हो जाता है, इसकी वजह से फिर वो जो ऑक्सीजन है उसको कम एब्जॉर्ब कर पाता है, कम आगे भेज पाता है। सबसे बड़ा नुकसान जो एल्वोलाई की ब्रेकडाउन से एम्फीसीमा में होता है वो है कि लंग्स डोंट गेट बैक टू देयर ओरिजिनल शेप। अब बिकॉज एल्वोलाई टूट रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जो लंग्स हैं दे उनकी जो ओरिजिनल शेप है वो खत्म हो जाती है, वो टूट जाती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो लंग्स की ओरिजिनल शेप जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है एल्वोलाई। अगर हम एल्वोलाई की मेरा बेटा कॉजेस की बात करें कि क्या रीजंस हैं जी, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से एल्वोलाई ब्रेक डाउन कर जाते हैं, तो बेसिकली जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वो वजह बनते हैं जी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसके अलावा मुख्तलिफ वायरसेस जो हैं वो वजह बनते हैं एम्फीसीमा की। कॉजेस के बाद आगे चलते हैं, सिम्टम्स की बात करते हैं कि क्या क्या अलामात हो सकती हैं एम्फीसीमा के पेशेंट पे। अब सिम्टम्स में अगेन वही हमारे पास सिम्टम आ जाएंगी। सबसे पहली सिम्टम जी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सबसे पहली चीज तो ये होगी जी कि सांस की तंगी, फटीग, थका थका महसूस करना। इसके अलावा रिकरेंट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी बुक में लिखी हुई जी, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का होना, जब कोई ऐसी बात हो तो समझ आइए कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसको आपको रिजॉल्व करना है। इसके अलावा वेट लॉस, ये सारी की सारी वो सिम्टम्स हैं बेटा जो एम्फीसीमा में होती हैं। अब अगर हम इसके क्योर की बात करें तो क्योर ऐसे एम्फीसीमा का है नहीं बेटा। उसकी रीजन ये है कि जब ये अलामात शो होती हैं, जब ये अलामात विजिबल होती हैं, तो तब तक आपके लंग्स का मोर देन 50% हिस्सा जो है वो कंप्लीटली डैमेज हो चुका होता है। तो इसका कोई एज सच टू द पॉइंट इलाज है नहीं। शुरू में पता नहीं चलता और जब पता चलता है तो फिर काफी लंग्स टिश्यू जो है ना वो डैमेज हो चुके होते हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। हमने आज अपने पहले 2 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को पढ़ा है, ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा को। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह।